आकांक्षा कुमारी, BVSC एंड AH की छात्रा, आप सभी का IVRI पॉडकास्ट की श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान प्रस्तुत है, डॉक्टर अंजू काला मैम। मैम IVRI में पशु पोषण विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। आपने प्रीबायोटिक व प्रोबायोटिक और जुगाली करने वाले पशुओं के बेहतर पोषण के लिए कई वर्षों से काम किया है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रोबायोटिक क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, आपने अगर कभी गांव में देखा हो तो जब कभी नवजात बछड़े जो होते हैं उसमें दस्त की समस्या होती है तो गांव में क्या किया जाता है कि मट्ठे में अजवाइन मिला के पिलाया जाता है और लगभग 2 से 3 दिन में दस्त की समस्या खत्म हो जाती है। कभी सोचा है कि ये कैसे होता है? तो ये जो मट्ठा है यही प्रोबायोटिक्स का सोर्स होता है। तो प्रोबायोटिक जो है एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो कि पैदाइश के समय से ही हम सब की पशुओं की आंतों में रहता है और इनको कहा जाता है गुड बैक्टीरिया, यानी कि ये हमारे आंतों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और हमारे जो भी हम खाते पीते हैं उसके पोषण में हमारी मदद करते हैं। तो प्रोबायोटिक को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये हमारे सहायक होते हैं जो हमारे आंतों की स्वास्थ्य को अच्छे शेप में रखने में हमारी मदद करते हैं। मैम, आजकल लोग प्रीबायोटिक की भी बहुत बातें करते हैं। क्या आप बताना चाहेंगी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से कैसे भिन्न है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा क्योंकि सुनने में ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि प्रोबायोटिक वो गुड बैक्टीरिया हैं या वो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे आंतों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और प्रीबायोटिक जो है वो उनका खाना है। यानी कि किसी आहार में अगर प्रीबायोटिक भी दिया जाए तो वो इन प्रोबायोटिक्स की संख्या को आंतों में बढ़ाते हैं जिससे कि स्वास्थ्य और बेहतर होता चला जाता है, चाहे वो मानव का हो चाहे वो पशु का हो। तो प्रीबायोटिक्स जो है वो कुछ नहीं है, वो बस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का आहार है और उनके देने से हमारे आंतों में इन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का जो संख्या है वो बढ़ जाती है जिससे स्वास्थ्य में जो है बढ़ोतरी होती है। धन्यवाद मैम। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इन प्रीबायोटिक से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है। ये प्रीबायोटिक्स जो होते हैं ये हमारे शरीर को कई तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। जब हम ये कहते हैं हमारे शरीर को तो हम मानव और पशुओं दोनों की बात करते हैं। जो प्रीबायोटिक्स होते हैं सबसे पहले वो जब हमारी आंतों में उपस्थित होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जैसे ई कोलाई है, साल्मोनेला है, जिनसे कि डायरिया की शिकायत होती है नवजात बच्चों में, तो वो क्या करते हैं प्रीबायोटिक बैक्टीरिया कि ई कोलाई और साल्मोनेला दोनों को ही आंत से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से आंतों में ई कोलाई और साल्मोनेला का इन्फेक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा ये प्रीबायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत सारे विटामिन बी का उत्पादन भी करते हैं जो कि हमारे आंतों की सेहत को अच्छा रखने में हमारी मदद करते हैं। ऐसी आंतें जिनकी सेहत अच्छी है वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कहें आप, उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब कि भोजन की जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है प्रोबायोटिक्स खाने के बाद में। उसके अलावा ये प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जिसको कि इम्यूनिटी कहा जाता है, उस पर भी इनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 70% जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो हमारी आंतों से आती है। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इस 70% प्रतिरोधक क्षमता को और सुदृढ़ करने में हमारी मदद करते हैं। मैम, शरीर की कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेज या शारीरिक अवस्था होती है जिसमें प्रोबायोटिक खिलाना ज्यादा लाभकारी होता है? अगर आप शरीर की उन अवस्थाओं के बारे में पूछे जिनमें प्रोबायोटिक्स खिलाने से अधिक लाभ होता है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पशु के जीवन में जितनी भी स्ट्रेसफुल स्टेजेस होती हैं, तनाव की अवस्थाएं होती हैं, उन सभी में प्रोबायोटिक्स खिलाने से लाभ होता है। जैसे अगर हम शुरुआत करें नवजात अवस्था से, तो किसी भी प्रजाति का जो नवजात पशु होता है, बछड़ा है या कुछ भी है,
उसमें दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण ये होता है कि बच्चा जब छोटा होता है और पैदा होता है तो उस समय उसका जो आंत होती है वो इतनी सुदृढ़ नहीं होती है। मतलब दूध के अलावा अलग तरीके के भोजन को पचाने के लिए उसे जिन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है वो उसके शरीर में धीरे धीरे बनते हैं उम्र के साथ। तो इसीलिए शुरू में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, नवजात बच्चे, उनमें दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उसी दौरान क्या होता है, क्योंकि नवजात बच्चे की आंतों में प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये प्रतिरोधक क्षमता जो है वो 14 दिन के बाद आती है। तो ये 1 से 14 दिन का जो उसका जीवन है, उस समय उसकी शरीर की और आंतों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है और यही वो समय होता है जब उसकी आंतों में ई कोलाई, साल्मोनेला जैसे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो कर जाते हैं। तो ये शुरुआती समय जो होता है 2 हफ्ते का, एक नवजात के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही समय होता है जब वो बहुत स्ट्रेस में होता है और उसको दस्त की समस्याएं होती हैं। तो ये वो समय है जब प्रोबायोटिक यदि खिलाया जाए शुरुआत से, तो ऐसा नवजात पशु जो है उसमें दस्त की समस्या बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा जो स्टेज है, अगर हम बात करें, जब ग्रोथ का स्टेज होता है, ग्रोवर स्टेज जो होती है, जैसे अगर आप शूकरों में बात कीजिए, पिग्स के केस में, तो ग्रोवर स्टेज जो होता है, तो मुर्गी और शूकर 2 ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी बढ़वार बहुत तेज होती है। उस दौरान वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो वो भी एक समय है मुर्गियों में और शूकरों में, जब वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, ग्रोवर फेज में, उस समय उनको प्रोबायोटिक यदि खिलाया जाए तो बहुत सारे जो बीमारियां हैं उससे उनको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप जुगाली करने वाले पशुओं की बात करें तो नवजात में तो दस्त की समस्या से आराम होता ही है, साथ में जो बहुत ज्यादा दूध देने वाली गायें होती है वो भी, उनमें भी प्रोडक्शन स्ट्रेस होता है। मतलब वो भी स्ट्रेस में होते हैं। जब उन्हें बहुत अधिक मात्रा में दाना खिलाया जाता है तो रूमन जो होता है उसके पीएच में बहुत चेंज होता है, जिसके कारण उनको अफारा की समस्या और भी अधिक समस्याएं, अपच की समस्या हो सकती है। तो ये सारी वो परिस्थितियां हैं जिसमें यदि प्रोबायोटिक को खिलाया जाए तो इनमें बहुत फायदा मिलता है। और पशु जो होता है उसके भोजन को पचाने की क्षमता जो है बहुत इम्प्रूव हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ रोगों से लड़ने की जो उसकी क्षमता है वो भी जो है उसकी कई गुना बढ़ जाती है प्रोबायोटिक्स को खिलाने से। तो हम इस तरीके से समझें कि किसी भी पशु के जीवन में जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति है, जैसे कई बार क्या होता है, पशुओं को ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब पशुओं को उनके गंतव्य पर उतारा जाता है तो बहुत सारे पशु जो है बीमार पड़ जाते हैं। उस समय भी वो समय है जब अगर पशुओं को प्रोबायोटिक खिलाया जाए तो उनका जो तनाव है, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस जो है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और मुर्गियों में खास करके बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, बहुत ज़्यादा मुर्गियां जो है मर जाती है। तो ये इसको जो है कम किया जा सकता है। तो किसी भी पशु के जीवन में कोई भी तनावपूर्ण स्थिति हो, प्रोबायोटिक उसमें बहुत अच्छा लाभ देते हैं। मैम, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पशुओं की किन किन प्रजातियों में प्रोबायोटिक लाभकारी होता है। यदि प्रजातियों की बात करें जिनमें कि प्रोबायोटिक बहुत लाभकारी होता है, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये प्रोबायोटिक वो जीवाणु हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, जो हम सभी की आंतों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हर प्रजाति में लाभ देते हैं। कुछ स्टेजेस जरूर हैं जिनमें कि इनका लाभ कई गुना अधिक बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नवजात जो बच्चे होते हैं वो किसी भी प्रजाति के हों, उन सभी में शुरुआती दिनों में पहले 2 से 3 हफ्ते में दस्त की समस्या देखी ही जाती है। और उसी समस्या के कारण क्या होता है कि बाद में उनकी जीवन काल जो होता है उसमें उनकी जो ग्रोथ होती है, बढ़वार होती है, वो इतने अच्छे से हो नहीं पाती है। तो इसलिए अगर हम प्रजातियों की बात करें तो किसी भी प्रजाति की जो नवजात अवस्था होती है उसमें जरूर प्रोबायोटिक्स जो है पशुओं को दिया जाना चाहिए। उसके अलावा वो प्रजातियां जिनमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिग्स के केस में, शूकर के केस में, या फिर मुर्गियों के केस में अगर हम बात करें तो मीट उत्पादन के लिए जिन पशुओं का इस्तेमाल होता है, बफेलोज हैं जैसे भैंस, उनके केस में जरूर हमें ग्रोइंग स्टेज में प्रोबायोटिक्स जो है उन पशुओं को दिया जाना चाहिए। अगर हम गायों की बात करें तो गायों में वो गायें जिनका दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा है, 20 लीटर से ज्यादा है, ऐसे पशुओं में जरूर हमें, जब उनका उच्च उत्पादन होता है 3रे महीने में, 4थे महीने में लैक्टेशन के,
उस समय ज़रूर हमें उन्हें प्रोबायोटिक्स जो है देना चाहिए। इसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि प्रोबायोटिक्स जो है वो प्रजाति के हिसाब से भिन्न होता है। जैसे अगर आप बात करें मुर्गियों की और शूकरों की, तो उनके केस में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो लैक्टोबैसिलस स्पीशीज के होते हैं। लेकिन वहीं जब हम जुगाली करने वाले जानवरों की बात करते हैं तो उनके केस में हम जिस प्रोबायोटिक की बात करते हैं वो है यीस्ट, जो उनको बहुत फायदा करता है। सैक्रोमाइसिस प्रजाति है। तो इस तरीके से प्रोबायोटिक जो है पशु की प्रजाति के साथ बदलेगा, किंतु जो भी तनावपूर्ण स्थितियां हैं पशु के जीवन में, उन सब में इसका फायदा आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलेगा। पशुपालकों से निवेदन है मेरा कि अवश्य ही अपने पशुओं के तनावपूर्ण स्थितियों के लिए प्रोबायोटिक्स का पशुओं को खिलाना चाहिए उन्हें। धन्यवाद मैम। मैम, अंत में आप हमारे पशुपालकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? अवश्य। मैं अपने पशुपालक भाइयों से और माताओं से, बहनों से ये कहना चाहूँगी कि हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और इनके क्या लाभ होते हैं। तो अवश्य मैं चाहूँगी कि एक बार जो है आप, जो आपके घरों में नवजात बच्चे हैं पशुओं के, उनको अवश्य आप एक बार प्रोबायोटिक्स खिलाकर देखिए, क्योंकि इन बच्चों में शुरुआत में दस्त की समस्या बहुत होती है और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से अच्छा है कि हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। इससे बाद की जो अवस्था होती है बछड़ों की, उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अवश्य इसका एक बार प्रयोग करके देखेंगे। मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ इस IVRI पॉडकास्ट की श्रृंखला में आए, तथा मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहेंगे। धन्यवाद।